स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य। सुप्रभातम छात्रों, हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के कक्षाओं या बीटीसी, पूर्व का नाम बीटीसी, सेकेंड सेमेस्टर कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं। अभी पिछले कक्षाओं में हमने वाक्य के बारे में पढ़ा था। ठीक, वाक्य कैसे बनते हैं और वाक्य का रूपांतरण कैसे होता है, सरल से कठिन, कठिन सरल, सरल से यौगिक, यौगिक से कठिन। आज हम चर्चा करेंगे वाक्य लेखन के गुण। वास्तव में वाक्य लेखन के कौन कौन से गुण हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। वाक्य लेखन के गुण के बारे में व्याकरण यानी व्याकरण के ज्ञाताओं में भी आपस में मतभेद हैं। उनमें भी नहीं एक सामंजस्य है कि वास्तव में व्याकरण वाक्य लेखन के कौन कौन से गुण होने चाहिए। हाँ, फिर भी मोटे तौर पर देखा जाए तो लगभग सभी व्याकरणकर्ताओं ने, व्याकरण के ज्ञाताओं ने ये जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं उस पर अपना मत या अपना समर्थन किए हैं। पहले वाक्य लेखन गुण में पहला है सार्थकता। क्या है? सार्थकता। किसी भी चीज़ का कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए। कोई भी चीज़ होता है, एक देखिए वाक्य अभी पिछले में आती दो चीज़ होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। तो शब्द ऐसे होने चाहिए जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। ठीक, जैसे कोई वाक्य केवल शब्द समूह नहीं होता, उसमें शब्द क्रम से होते हैं। यदि शब्द के क्रम को आप पलट देंगे तो शब्द में सार्थक शब्द नहीं रह जाएंगे। यानी शब्दों में तारतम्यता होनी चाहिए। जैसे मान लिया कोई कहता है ने लिया चूहा पकड़ को बिल्ली। ने लिया चूहा पकड़ बिल्ली। कुछ समझ में आ रहा है कि वाक्य कैसा है? ने लिया चूहा पकड़ को बिल्ली, इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? ने लिया चूहा, ठीक, क्या चूहा पकड़ को बिल्ली। तो कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। ने लिया चूहे पकड़ को बिल्ली, देखिए तो कोई सार्थक अर्थ निकल रहा, कोई समझ में नहीं आ रहा है। ने लिया चूहा पकड़ को बिल्ली, तो ये क्या शब्द है? कोई सार्थक, तो इसका कोई अर्थ निकलेगा। हाँ, यदि हम कहें बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, अब ये सार्थक शब्द है। इसका अर्थ पकड़ा रहा है कि बिल्ली जो थी वो चूहे को पकड़ लिया, लेकिन यहाँ कोई सार्थक नहीं। ने लिया चूहे, क्या लिया चूहे? चूहे ने क्या लिया? पकड़ को बिल्ली, क्या अर्थ निकला? कोई अर्थ नहीं निकला। यही होता है सार्थकता। यानी वाक्य ऐसा होना चाहिए, वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसका कोई न कोई सार्थक अर्थ निकले और पाठक को समझ में आना चाहिए। पाठक पढ़ते चला जाए, उसका भावार्थ उसको स्पष्ट करता चला जाए, वही होता है वाक्य। कुछ लोग ऐसे जटिल और बोझिल वाक्य लिखते हैं। कुछ लोग होते हैं इतना जटिल वाक्य बोलते हैं, इतना बोझिल वाक्य लिखते हैं, आप उसका अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो जैसे देखा जाए
कुछ उन्होंने देखा, जैसे अधिकतर लंबे लंबे लोग, कोई भी लोग होते लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यदि आप ज़्यादा लंबे वाक्यों का प्रयोग करेंगे, समासयुक्त शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो आपका शब्द सार्थक नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? निरर्थक। जैसे मान लीजिए कुछ शब्द है, जैसे कहा जाए जो कुछ उन्होंने देखा और जाना है उसको प्रकाशित करने के लिए प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा में कोई शब्द नहीं है, ठीक। और कम से कम क्या वे तर्क या न्याय की विचार श्रृंखला के साधनों अथवा वाक्यांशों से अपने विचारों के पर्याप्त प्रदर्शन की आशा रखते हैं। इस प्रकार के अटपटे, बोझिल और जटिल शब्द लोगों की वाक्य को क्लियर ही नहीं करा पाएगा। जैसे मान लिया कहा जाए इतना सोना तो जान ले लेगा। देखिए दो अर्थी शब्द है, इतना सोना तो जान लेगा। अब यहाँ पर सार्थक शब्द आप क्या लगाएंगे? सोना का दो अर्थ लेंगे, एक तो धातु से है और दूसरा सोना से, जो आप लोग सोते हैं। अब क्या जान ले लेगा? ये धातु जान लेगा कि सोना जान लेगा? बताइए क्या जान लेगा इसमें? तो इतने स्पष्ट होना चाहिए वाक्य। तो वाक्य के अनुसार होता है कि सोने का अर्थ वास्तव में क्या होता है। तो ये था सार्थकता। वाक्य ऐसा होना चाहिए, वाक्य सरल होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए, और सार्थक अर्थ होना चाहिए। बिना सार्थक अर्थ का कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा है साक्यता, सत्यता। सत्यता क्या चीज़ है? कहते हैं यदि कोई कहे कि उसने कुत्ते को हवा में उड़ते देखा और वह अपने मुंह में एक मरी हुई गाय को लटकाए ले जा रही है, तो यदि कोई कहे कि कुत्ते को हमने हवा में उड़ते हुए देखा और वह अपने मुंह में क्या ली थी? गाय को लेकर उड़ रहा था, तो वास्तव में ये सत्यता है, सत्यता है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुत्ता पहली बात तो हवा में उड़ता नहीं। दूसरी बात, एक गाय कुत्ते से कई गुना भारी होता है। तो वाक्य ऐसी होनी चाहिए जिसमें सत्यता अर्थात सत्यता की पहचान हो, ठीक। अर्थात कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक। एक तरह से देखा जाए इसमें क्या है, वाक्य में दो ही चीज होता है, एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। हाँ, इसमें उद्देश्य और विधेय है, लेकिन ये सत्यता नहीं है। क्या सत्य नहीं है? कि कुत्ता हवा में उड़ सकता है और वो गाय को अपनी मुंह से चबा सकता है, ठीक। जैसे वाक्य में सत्यता की कमी नहीं होनी चाहिए। सत्य की कमी के कारण वाक्य व्याकरण के दृष्टि से सही होते हुए भी अपना अर्थ खोने लगता है। जैसे मान लिया जाए तुम 5 मिनट इंतजार करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। सत्यता मतलब एक तरह से मान लीजिए शक्ति होनी चाहिए, वाक्य में शक्ति होनी चाहिए। जैसे तुम 5 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जैसे और किसी को बुलाए और यह कहे, किसी को बुलाए और यह कहे मैं 1 घंटे से कह रहा हूँ कि 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो वाक्य में देखिए कौन दोनों में शक्ति वही है। क्या वह शक्ति है? तुम 5 मिनट इंतजार करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तुम
5 मिनट इंतज़ार करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। मैं 2 मिनट में आता हूँ। एक वाक्य तो ये हो गया। सख्त, देखिए सख्ती पड़ रही है, सख्ता है, तुम 5 मिनट इंतज़ार करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। जैसे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि वह 1 घंटा से कह रहा है, मैं 1 घंटा से कह रहा हूँ कि मैं 1 मिनट में आता हूँ। मैं 1 घंटा से मैं 1 घंटा से कह रहा हूँ कि मैं 1 मिनट में आता हूँ। मैं 1 मिनट में आता हूँ। इसका लिखने का तात्पर्य है कि देखिए इसमें शब्द की सख्त किस पे पड़ रही है। इन सब वाक्यों का मुख्यार्थ तो एक ही रहता है। इन सब वाक्यों का अगर देखें तो जो मुख्य अर्थ है एक ही है, तुम 5 मिनट इंतज़ार करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है कह रहा भैया आप 5 मिनट इंतज़ार करिए, बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं 1 घंटा से कह रहा हूँ कि मैं 1 मिनट में आता हूँ। ये अपने आप को स्वीकार कर रहा है। वाक्य का मुख्य अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन अंतर क्या है? परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी वाक्य को मनमाने परिवर्तन करते चले जाएं और उससे अर्थ ना बदलेगा। कई बार ऐसा परिवर्तन से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कई बार अर्थ बदल जाते हैं और कई बार अर्थ निकलता ही नहीं। जैसे गौ बहुत अच्छी मैंने ली, गौ बहुत अच्छी मैंने ली, कोई उदाहरण है? गौ बहुत अच्छी मैंने ली, अर्थ का अर्थ निकल रहा है। गौ, हाँ मैंने एक अच्छी गाय ली। अगर इस प्रकार से वाक्य होता तो समझ में आता है। तो वाक्य में सत्यता होनी चाहिए, वाक्य में शक्ति होनी चाहिए। बिना वाक्य शक्ति का आप वाक्य में दम नहीं होता है, वाक्य का अर्थ नहीं निकलता है। तीसरा है अन्वय। अन्वय का अर्थ क्या होता है? वास्तव में देखा जाए तो अन्वय का अर्थ होता है मेल। अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में उद्देश्य और क्रिया का मेल होना चाहिए। किसका मेल होना चाहिए वाक्य में? उद्देश्य और क्रिया। उद्देश्य और क्रिया का मेल होना चाहिए। किसमें? वाक्य में। वाक्य लेखन समय दोनों का क्या उद्देश्य है और क्या क्रिया है, मेल है। और क्रिया और कर्म का भी मेल होना चाहिए। क्रिया और कर्म का भी मेल होना चाहिए। उद्देश्य और क्रिया का मेल होना चाहिए, क्रिया और कर्म का मेल होना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई औरत जा रही है तो आप क्या कहेंगे? आप पूछेंगे ना, क्या आप जा रही है? कोई औरत मान लीजिए जा रही है तो आप उससे क्या पूछेंगे? क्या जा रही हैं? और अगर पुरुष होगा तो क्या आप जा रहे हैं? देखिए पुरुष के लिए क्या वाक्य का प्रयोग हो रहा? अन्वय। क्या आप जा रहे हैं? देखिए इसमें यानी क्या आप जा रहे हैं, इस वाक्य में क्या है?
आप किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बड़ों के लिए, जो आपसे बड़े हैं उसके लिए। अगर यही कह दे क्या तुम जा रहे हो, तो क्या अन्वय, क्या उद्देश्य और क्रिया का मेल हो रहा है? जहाँ बड़े के लिए होता है वहाँ आप प्रयोग किया जाता है, जहाँ अपने से छोटे होते हैं वहाँ तुम प्रयोग किया जा रहा है। और जैसे मान लीजिए हमारा दोस्त है, घनिष्ठ मित्र है, तब यहाँ क्या होगा? क्या तुम जा रहे हो, तुम का प्रयोग क्या होता है? छोटे के लिए, बराबर के लिए, घनिष्ठ मित्र के लिए। क्या तुम जा रहे हो, तो ये क्या था? छोटे के लिए अर्थ का प्रयोग। ठीक, देख अब जैसे क्या तुम जा रहे हो, तो व्याकरण के दृष्टि से यदि इसके लिए अगर आपसे कोई छोटा क्या आप जा रहे हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से वो भी गलत है। और कोई आपसे बड़ा है, अन्वय मतलब तालमेल बैठाना, किसी भी चीज़ का तालमेल बैठाना अति आवश्यक होता है। ठीक, चौथा है, तो ये क्या अन्वय मतलब क्या होता है? मेल। मेल किस में हो? वाक्यों में मेल हो, वाक्यों में मेल हो। चौथा आपका है पूर्णतया या पूर्णता। वाक्य में क्या होनी चाहिए? पूर्णता होनी चाहिए। यदि हम कहें कि रमेश उदयपुर चला गया, यदि हम कहें कि जो रमेश है वो दिल्ली चला गया, वाक्य का कथन क्या हो गया? पूर्ण हो गया। क्यों पूर्ण हो गया? क्योंकि आप जो कहना चाह रहे थे वो आपने कह दिया। आपका कहना क्या था? रमेश या सुरेश कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। तो सामान्य स्थिति में देखा जाता है कि श्रोता का किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं होती है। आकांक्षा मतलब जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। तो जैसे यहाँ का रमेश दिल्ली चला गया, रमेश दिल्ली चला गया, तो यहाँ क्या श्रोता को जानने का कुछ इच्छा था? कोई इच्छा नहीं था। क्यों नहीं था? जैसे अगर कोई कह दे चलो कॉलेज चले, कोई कह दे चले, चलो, यदि किसी से कह दिया जाए चलो यार चलो, तो उसके दिमाग में एक प्रश्न आएगा। आपने उसको कुछ नहीं बताया है, लेकिन उस और कह दिए भाई चलो, तो उसके दिमाग में आएगा कहाँ चले, किस उद्देश्य से चले, किस लिए चले। अगर यही कह दो स्कूल चलो, तो एक उद्देश्य समझ में आता है, चलना क्या है? स्कूल। अब ये अलग की बात है, उसके स्कूल में कई तरह से सवाल उत्पन्न होंगे। स्कूल चलना है, कितनी बजे चलना है, किस साधन से चलना है, ठीक, किस रास्ते से चलना है, कितनी देर वहाँ रुकना है, ये अलग की बात हो गई। तो चलो में अंतर है। चलो मतलब आपको उद्देश्य का कोई पता नहीं है कि आपको कहाँ तक जाना है, किस स्थान पर जाना है। हाँ, कहते स्कूल चलो तो समझ में आता है कि भैया स्कूल जाना है, तो उसके हिसाब से आदमी अर्जेंट करना है, स्कूल चलना है, इतने बजे चलना है, इतने बजे आना है, यहाँ ठहरना है, यहाँ नाश्ता करना है, तो एक अलग उद्देश्य हो गया। तो वाक्य में क्या होनी चाहिए? पूर्णता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है पांचवा, पद क्रम। वाक्यों में क्या होना? प्रत्येक वाक्य के पद में क्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रम। बिना वाक्य के क्रम के वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। जैसे उसने भिस्ती को एक दिन के लिए राजा बना दिया। उसने भिस्ती मतलब भिखारी को कितने दिन का राजा बना दिया?
एक दिन के लिए क्या बना दिया? राजा बना दिया। ठीक, तो ये होता है वाक्य क्रम। एक दिन के लिए उसने भिस्ती को राजा बना दिया। वाक्य देखिए, उसने भिस्ती को एक दिन के लिए राजा बना दिया, एक दिन के लिए उसने भिस्ती को राजा बना दिया, फिर उसने एक दिन के लिए राजा बना दिया किसको? भिस्ती को। तो वाक्य में पद का सही क्रम होना चाहिए। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अवलोकन के आधार पर संस्कृत वाक्य लेखन। किसके आधार पर? अवलेखन के आधार पर। अवलोकन, अवलोकन मतलब क्या होता है? किसी चीज की देखकर। तो अवलोकन के आधार पर संस्कृत में लघु वाक्य। कोई चीज़ आप देख रहे हैं, छोटे बच्चे के लिए आज आप पढ़ाते हैं, ठीक, कोई भी छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? किसी चीज़ को देखते हैं। आप प्राइमरी में जाइए तो देखेंगे वहाँ की दीवारों में तरह तरह के चित्र बने होते हैं। तो ये चित्र किस लिए बने होते हैं? क्योंकि बच्चा उसको अवलोकन करेगा, अवलोकन के आधार पर बार बार वही चीज़ देखेगा। तो और मान लीजिए कहीं रास्ते में उसको पढ़ता है तो समझ में आएगा हाँ ये चीज़ हमने देखा था, और वहाँ क्या लिखा था दीवार पर, उसके नीचे मोर, गुरुजी ने हमको बताया था कि ये मोर है। तो अवलोकन के आधार पर कोई, अब जैसे मान लिया जाए कोई बालक है तो बालक का एक आकृति होता है, और जब कहता है ये क्या कहते हैं? अहम बालक है, यह क्या है? मैं बालक। ठीक, तो चित्र देखता कहता है ये बालक है, ये बालक है, तो कहता है हम भी बालक। क्या कहता है? अहम बालक है, मैं भी बालक हूँ। किसके आधार पर? अवलोकन के आधार पर। ठीक, जैसे मान लिया जाए आपने देखा है मोर, जो कि राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। मोर हर विद्यालय में देखेंगे तो समझ में आता है। और नाचता हुआ मोर का चित्र बना होता है, तो देखता है तो कहता है क्या? अयम मोर है, अयम मयूर है। यह क्या है? ये मोर है। अयम मयूर है। जब कहीं देखेगा वो रास्ते में जाता है, अक्सर देखते हैं तो मोर नाचते तो कहता अयम मयूर है, यह मोर है। किसके आधार पर? अवलोकन के आधार पर। वो पहली अपने चित्रवृत्ति स्कूल के श्याम जो दीवार होता है वहाँ देखता है कि हाँ यार यहाँ वास्तव में क्या है? मोर है। और उसी से क्या करता है? तुलना करता है कि ये मोर है। तब कहता है धीरे धीरे अयम मयूर है, यह मोर। अभ्यास के द्वारा एक समय में तुरंत देखते ही मान एक सेकंड लगता है ये क्या है? मोर है। जैसे वृक्ष का पेड़ आपने देखा है, जैसे राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल का पेड़ है। तो पीपल का पेड़ देखता है तो देखता है जैसे पेड़ कहता है यम वृक्ष है, ये क्या है? यह वृक्ष है। इदम वृक्ष है, इदम वृक्ष है, इदम वृक्ष है। जितने दिखाई पड़े सब क्या है? वृक्ष है। तो किसके आधार पर? अवलोकन मतलब देख कर बताता है। कोई लड़की रहती है, इयम बालिका है, इयम बालिका, यह क्या है? लड़की है। अयम अजय है, यह क्या है? अजा मतलब बकरी। अयम अजा, यह बकरी है। तो इस हिसाब से देखते हैं कि चित्र होता है, चित्र में अवलोकन कर दिया जाता है। जैसे वहाँ फल दिखाई पड़ा ना, तो देखता है फल कई थे, जैसे केले हो गए, नाशपाती हो गए, सेब हो गए। कहता है तत्फलम, वहाँ क्या है? तत् मतलब वहाँ, फलम मतलब फल, वहाँ फल है। किताब देखते हैं, पढ़ते कहते तद पुस्तकम, यह क्या है? यह पुस्तक है। गृह देखता है, घर देखता है, तो क्या कहता है? तद गृहम, वह घर है। ठीक, तो जो लघु वाक्य होते हैं, लघु वाक्य लेखन होते हैं, ये जो लघु वाक्य लेखन होते हैं, ये किसी चीज़ को देखकर अवलोकन करके ही वाक्य बनाया जाता है।
ठीक। अर्थात किसी देखी हुई घटना को विशेष घटना के साथ जब श्यामपट्ट पर लिखे हुए वाक्य द्वारा किया जा सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार देखते हैं, कोई भी चीज़ होती है, जैसे श्यामपट्ट पर कोई चीज़ लिख दिया जाता है, किसी चीज़ का बना दिया जाता है, किसी भी चित्र का, तो देख कर कहा जाता है कि भैया बताइए, अवलोकन के आधार पर बताइए कि ये क्या है। जैसे चिड़िया है, चिड़िया बना दिया गया, चिड़िया की आकृति देखते कहते बताइए चिड़िया है, कहते हैं। फिर चिड़िए के भी कही जाते हैं, जैसे तोता बना दिया, तोता की आकृति दे दिया और तब उनसे पूछा था ये क्या है, तब कहते हैं कि हाँ ये तोता है, ये कौवा है, ये हिरण है, ये मयूर है, मयूर मतलब मोर है। तो किसके आधार पर? अवलोकन के आधार पर। तो ये थे आपके अवलोकन के आधार पर संस्कृत लघु वाक्य लेखन। तो ऐसे देखा जाए तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अवलोकन के द्वारा ही अपने मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। आपने देखी होंगी जो भी छोटे बच्चे की बुक होती है उसमें कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही पेज पर बड़ा सा चित्र बना होता है। उस समय क्या होता है, उस समय सिर्फ बच्चे की जो मेमोरी है उसमें ये चीज़ सेट किया था कि ऐसे जिसकी आकृति होगी होगा, धीरे 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 वही बड़ी आकृति तुम छोटे से कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, जो भी चीज़ें होती है तुरंत बच्चा जाता है, एक बार देखते ही मान तुरंत अंदाज से कहता है कि ये फला चीज़ है, ये फले पशु हैं, ये फला पक्षी है। किसके आधार पर? अवलोकन, देखते ही मान तुरंत टैली कर जाता है। तो ये थे आज के आपके अवलोकन के आधार पर वाक्य लेखन। तो इतनी बात समझ में आई होगी कि कोई भी चीज़ होता है सबसे ज़्यादा देखकर ही, उस आकृति को देखकर ही उसकी पहचान किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हमें आशा करते हैं कि आपको अच्छी समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सभी को तब तक धन्यवाद।